वेलकम टू CSI स्क्वायर। आई एम स्वाति माली और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ CSIR नेट लाइफ साइंसेस। सो द सब टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इज अ सेल सिग्नलिंग, राइट? सो लेट्स सी what is in the syllabus for that particular topic. In cell signaling we have to complete the hormones and their receptor, cell surface receptor, signaling through GPCR, signal transduction pathways, secondary messengers, regulation of signaling pathways, bacterial and plant two component system, light signaling in plants, bacterial chemotaxis, and quorum sensing, right? So let's start with what is cell signaling. तो सेल सिग्नलिंग क्या होता है? जब भी कोई सेल और सेल कम्युनिकेट कर रही होती है तब सेल सिग्नलिंग चलना जरूरी है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो विदाउट सिग्नलिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सेल सिग्नलिंग है क्या? जैसे जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो सेल और सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस तरीके से करती है उसे हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग, राइट? तो सेल सिग्नलिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो all cells receive and respond to a signal from their surrounding, right? जब भी किसी सेल को कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, सेल टू सेल डिवाइड करना है, सेल जब डिवाइड होती है तब भी सिग्नलिंग चलेगी, ओके? तो उसके इन्वायरमेंट से वो क्या करेगी? सिग्नल को रिसीव करेगी एंड देन उसे रिस्पॉन्ड करेगी, ओके? तो ये जो सिग्नल्स हैं ये इसे दूसरी सेल्स के थ्रू मिलेंगे, राइट? तो और हो सकता है कि यही सेल इसी सेल से क्या निकले? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकले और इसके रिसेप्टर इसी सेल्स पे प्रेजेंट हो, ओके? तो ये जो है सेल सिग्नलिंग कहलाती है। तो सारी सेल्स जो है वो रिसीव करती है और रिस्पॉन्ड करती है अपने आसपास के जो सिग्नल है उनको। सिग्नलिंग क्या है अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स। क्या क्या फैक्टर्स जरूरी है अगर उनकी हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सेल सिग्नलिंग के लिए, तो सबसे पहले वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और उसे रिसीव करने के लिए रिसेप्टर। तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? लाइगेंड। इट इज कॉल्ड एज लाइगेंड, राइट? तो लाइगेंड्स क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? ओके तो फिर से यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम बना के समझते हैं। अगर एक सेल यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज कर रही है तो इसे रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर होना जरूरी है। अब ये रिसेप्टर सरफेस पे हो सकते हैं, सेल के अंदर हो सकते हैं, न्यूक्लियस में हो सकते हैं, राइट? तो मेन जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं बेटा? लाइगेंड एंड रिसेप्टर्स। सिग्नलिंग जो है कहाँ कहाँ पे देखी जा सकती है? तो आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिग्नलिंग देखी जाती है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? एनिमल्स में होगी, प्लांट्स में होगी, बैक्टीरिया, यीस्ट, इन सभी में सिग्नलिंग चलती है, ओके? कौन कौन से स्टेजेस हैं सिग्नलिंग की अगर हम बात करें? बहुत बेसिक स्टेजेस हैं। सबसे पहले रिसीविंग करना, किसी भी सिग्नल को रिसीव करना। दूसरा सिग्नल को ट्रांसडक्शन करना, जैसे इस डायग्राम से हम समझते हैं जब भी कोई लाइगेंड आएगा, जब भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसे रिसीव करना सबसे पहली स्टेज कहलाती है और उसे रिसीव करने वाला होता है रिसेप्टर। नेक्स्ट, इस सिग्नल को जब भी कोई लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो यहाँ पर इस रिसेप्टर में होते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस, राइट? और ये मॉडिफिकेशंस जब होते हैं तो ये आगे सिग्नल को क्या करेंगे? ट्रांसडक्शन करेंगे, इसे सिग्नल को आगे लेकर जाएंगे, जिसे हम कहते हैं जो स्टेज कहलाती है सिग्नल ट्रांसडक्शन की स्टेज। मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर ऑफ द सेल, मीन्स बाहर से सिग्नल को अंदर लेकर आना क्या कहलाएगा? सिग्नल ट्रांसडक्शन। इवन अंदर भी सेल में आगे जब ट्रांसमिट होगा तो उसे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहेंगे। इन द एंड क्या होगा? ये सारी चीजें क्यों हो रही है? रिस्पॉन्स देने के लिए। ये सेल किसी ना किसी फॉर्म में रिस्पॉन्स करेगी। तो जो मेन स्टेजेस होंगी सेल सिग्नलिंग की, दैट इज रिसीविंग, the next is signal transduction and the third is the response. Next, signaling molecules की अगर हम बात करें तो signaling molecules different टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम बात करें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइगेंड के जैसे एक्ट करते हैं, जो हम देख चुके हैं। एक सेल जो सिग्नल को रिलीज करेगी वो क्या करेगी? लाइगेंड को रिलीज करेगी। और टारगेट सेल जहां पे उस मॉलिक्यूल को जाकर एक्ट करना है वो सेल्स क्या कहलाती है? टारगेट सेल्स कहलाती है। तो रिसीव किसके द्वारा किया जाएगा? टारगेट सेल के द्वारा किया जाएगा। और सेल्यूलर कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे? तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब रिलीज किए जाते हैं एक सेल से और इंड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स को डिफरेंट सेल में, दिस इज कॉल्ड ए सेल्यूलर कम्युनिकेशन।
सेलुलर कम्युनिकेशन किस चीज में इंपॉर्टेंट होती है? तो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। जब भी एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होगी तो बिना सिग्नलिंग के कोई भी काम नहीं हो सकता है। प्लांट्स जब लाइट को रिसीव कर रहे हैं वहां भी पूरी सिग्नलिंग चल रही है। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना सिग्नलिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनका नेचर कैसा है? मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, मीन्स पोलर है या नॉन पोलर है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें या टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखें तो बहुत सारे टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि उन्हें आगे जाके क्या रिस्पॉन्स करवाना है सेल से, राइट? तो इट मे बी लाइट, लाइट हो सकता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, लाइगेंड हम लाइट को बोल सकते हैं, टच और हीट। केमिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक अमीनो एसिड भी क्या हो सकती है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकती है। लिपिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल, ये सभी लाइगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इवन द गैसेस कैन आल्सो बी द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? नेक्स्ट पेप्टाइड्स फॉर्म में अगर हम बात करें लाइगेंड्स की तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन, वेसोप्रेसिन, ये सभी लाइगेंड के जैसे काम करते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सॉल्युबल प्रोटीन्स में इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये सारे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बेसिस पे हम इसे डिफरेंशिएट भी अभी करेंगे। तो हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गया, रेटिनॉइड्स हो गया, राइट, थायरॉक्सिन हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सारे आपके हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ कमिंग टू दी differentiation between the hydrophilic एंड हाइड्रोफोबिक लाइगेंड। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से पुट हो सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, कौन से हाइड्रोफोबिक है। इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण आगे जाके क्या डिपेंड करेगा कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स के कारण कैसा होगा? ये होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्या नहीं हो पाते हैं? ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, इसको पास नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होंगे। मींस ये जो रिसेप्टर है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकते हैं, राइट? तो हाइड्रोफिलिक या पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। और इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोफिलिक या पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर शॉर्ट पेप्टाइड्स जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अमाइनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जैसे डोपामीन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सभी हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। मींस इन इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं इनके जो रिसेप्टर्स है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। मींस सेल सरफेस के रिसेप्टर्स होंगे। इनके रिसेप्टर आपको सेल की सरफेस पर मिलेंगे, ना कि सेल के अंदर। पेप्टाइड्स में ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा, टीएनएफ बीटा, इंटरफेरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये सभी आपके हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको क्वेश्चन में 4-5 ऑप्शन देके ऑड वन आउट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो चूंकि जैसा अभी जस्ट हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो चूंकि अगर मॉलिक्यूल्स छोटे हैं और हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं? ये क्रॉस कर जाते हैं बिना किसी रिसेप्टर के। मींस इनके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? इनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पे ना होते हुए ये होते हैं या तो साइटोसोल में या फिर न्यूक्लियस के अंदर, राइट? तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेल्यूलर होंगे, राइट? एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन,
ओके, रेटिनोइक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्टियोसोन, ये सारे एग्जांपल्स है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के। मींस इन सभी के सभी लाइगेंड के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग का मतलब क्या, पहले हम समझते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मींस सेल के बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सिग्नलिंग करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं दूसरी सेल से आ रहे होंगे रिलीज होकर। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है एक सेल दूसरी किसी सेल से रिलीज होकर आ रहे हैं टारगेट सेल पर एक्ट करने के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन है एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, ये क्या करवाती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या कैरी करता है, इंटरसेल्युलर सिग्नल को कैरी करता है। इंटरसेल्युलर मतलब क्या, एक सेल से दूसरी सेल के बीच की बात हो रही है, राइट। एंड अल्टीमेटली क्या एक्टिवेट करेगा, चाहे ये सिग्नल मॉलिक्यूल किसी दूसरी सेल से सिग्नल लेके आ रहा है लेकिन अल्टीमेटली ये चेंजेस सेल के अंदर करेगा। तो चाहे एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही क्यों ना आ रहा हो, चेंजेस तो इंट्रासेल्युलर ही करेगा। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है सेल के अंदर वाली साइड, राइट। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग कहाँ पे चलेगी, सेल और सेल के बीच में बात हो रही है। और इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ काम करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल है, ओके, तो जो जितने भी लाइगेंड मॉलिक्यूल जो इंटरनली ही है और इंटरनली ही उनके रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है, पूरी सिग्नलिंग सेल के अंदर ही चल रही है, तो उन्हें हम इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कह देंगे। और ये क्या करेगी, इंट्रासेल्युलर सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मींस कम्युनिकेशन विद इन दी सेल की यहाँ पे बात हो रही है। वहीं पर एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू सेल्स की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रोटीन, स्मॉल पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, स्टेरॉइड्स, रेटिनॉइड्स, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब हम सेकेंडरी मैसेंजर्स की बात करते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर्स वो जब फर्स्ट टाइम जो सिग्नल लेकर आ रहा हो, सेकेंडरी मैसेंजर वो जो आगे सिग्नल को ट्रांसड्यूस करवा रहा है, राइट। तो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में हम सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, यहाँ पे आप IP3 भी पढ़ सकते हैं, IP3 हो गया, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये सभी जो है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो कहाँ पे कर रही होगी, इंट्रासेल्युलर सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए कर रही होगी, राइट। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, कितने टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है, तो हम जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तब भी हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सेल सिग्नलिंग में हम देखते हैं कितने टाइप की सेल सिग्नलिंग होती है, तो मेनली तो आपको 4 टाइप में मिलेगी सेल सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो है वो एक टाइप है पैराक्राइन सिग्नलिंग का, देखेंगे अभी हम उसे। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होगा, इनके नाम से ही सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। व्हाट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या होगा, ऑटो मींस सेल्फ, ओके। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सिग्नलिंग चल रही हो जहां पे जो सेल है वो खुद ही लाइगेंड मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रही है और उस लाइगेंड के जो रिसेप्टर्स है वो उसी सेल पर प्रेजेंट है। नाउ दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज कॉल्ड एज द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, राइट। नेक्स्ट, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है उसमें क्या होगा, एक सेल कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रहा है और कहीं पास में लोकली, मींस बहुत ज्यादा पास में नहीं है ना, ऐसा नहीं कि सेल्फ पे हो रहा है या उसके बहुत ज्यादा ही पास होना चाहिए, बट उसकी क्लोज अप्रोक्सीमिटी में जो सेल्स होती है उनके ऊपर उनका उस लाइगेंड का रिसेप्टर प्रेजेंट हो। मींस एक सेल से लाइगेंड निकले और उसकी टारगेट सेल कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हो, तो इस टाइप के सिग्नलिंग को हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, राइट। द नेक्स्ट टाइप इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। अब जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होता है जब कोई दो सेल आपस में जुड़ी हुई है तो वो लाइगेंड और रिसेप्टर के कारण ही जुड़ी हुई हो, राइट। तो ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर हम जब सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात करते हैं कि जब दो सेल में फिजिकल कॉन्टेक्ट बना रहे हो
कौन, लाइगेंड और रिसेप्टर, देन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज कॉल्ड एज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इनको और भी नामों से जाना जाता है, तो अभी हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग टू एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होगा? जब किसी मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा ट्रेवल करके कहीं टारगेट ऑर्गन पे जाना हो, जैसे जितने भी हार्मोन्स हैं, सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में हम इन सभी हार्मोन्स को रख सकते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उसको एक्ट करना है ओवरी पे जाके, किडनी पे जा, किडनी जो एड्रिनल ग्लैंड है उस पे जाके अगर उसको एक्ट करना है, किडनी के ऊपर जाके एक्ट करना है, हार्ट पे जाके एक्ट करना है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ट्रेवल करके आना पड़ेगा ब्लड के थ्रू, राइट। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरा पूरा, वो आपका कौन से सिग्नलिंग के अंदर आ जाता है? एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर आ जाता है, राइट। द नेक्स्ट टाइप इज सिनेप्टिक सिग्नलिंग। अब सिनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है? हम जब साइनेप्स की बात करते हैं कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर सिग्नल जाना हो, तो ये एक टाइप हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग का, कि एक तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, राइट। और जब हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करते हैं न्यूरॉन्स के बीच की सिग्नलिंग की, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं साइनैप, राइट। तो साइनैप के वहां पर जो सिग्नलिंग स्पेसिफिक हो रही है, तो हम उसे अ टाइप ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग है, उसे हम कह देते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। ओके, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहाँ पे चलती है, तो ये हम सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चल सकती है। जैसे कैंसर सेल्स है, तो कैंसर सेल खुद की सेल को डिवाइड करने के लिए किस पे डिपेंड होती है? खुद के ऊपर डिपेंड होती है, राइट। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ऐसी सेल्स में चल रही होगी, मीन्स कैंसर सेल्स एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैंसर सेल्स में चल रही होगी। मीन्स एक सेल से दो सेल बनाना है ना, 2 से 4 बनाना है, मीन्स इसको पूरा प्रोलिफरेट करना है, कैंसर सेल को बढ़ना है, तो पूरा एक उसी सेल पे डिपेंड करेगा। वही सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स देंगी और उसके रिसेप्टर उन्हीं सेल्स पे प्रेजेंट होंगे कि आगे जाके इसे और डिवाइड करना है। तो ये एग्जाम्पल में आ जाता है कैंसर सेल्स। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन। ओके, टी लिम्फोसाइट बढ़ाना है, कोई सिग्नल आया है कि टी लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ाना है। ओके, टीसी सेल्स होती है, टीएच सेल्स होती है, टी रेगुलेटरी सेल्स होती है। इनके नंबर जब बढ़ाने होते हैं, तो ये भी टी सेल खुद मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती है और उनके रिसेप्टर उन सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर सेल में सिर्फ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलता है या टी लिम्फोसाइट में सिर्फ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलता है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो कैंसर सेल्स में देखने के लिए मिलती है। टी लिम्फोसाइट का जब प्रोलिफरेशन होगा, नंबर बढ़ेगा, तो वहां पर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चल रही है। पैराक्राइन सिग्नलिंग को हम और क्या क्या कह देते हैं? चूंकि पैराक्राइन सिग्नलिंग के लिए क्या जरूरी है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना जरूरी है, राइट। तो जब हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं WNT सिग्नलिंग के बारे में, हैजॉक सिग्नलिंग के बारे में, मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं मॉर्फोजेंस की। और जब हम मॉर्फोजेंस की बात करते हैं, तो मॉर्फोजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। मीन्स किसी सेल से अगर कोई लाइगेंड सिक्रीट हो रहा है, तो उसके पास में जो सेल होगी उसको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उसका मिलेगा, उससे दूर होगी तो उसे कम कंसंट्रेशन मिलेगा। मीन्स उसके लिए क्या जरूरी है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना जरूरी है सेल टू सेल, राइट। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स में आप WNT सिग्नलिंग, हैजॉक सिग्नलिंग, डेवलपमेंट में जो हम सिग्नलिंग्स पढ़ते हैं, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा, इन सभी में पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है, राइट। ये सभी पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स हैं। और क्या क्या हम इसे कहेंगे? चूंकि शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए तो शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग ये कहलाता है। एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग कहलाता है। एडजेसेंट सेल सिग्नलिंग अगर कहीं पे लिखा आए, तो आप इसे जक्स्टाक्राइन ना समझे, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी होता है, राइट, दो सेल के बीच में। चूंकि लोकली एक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो लोकल सिग्नलिंग ये कहलाएगा। क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिग्नलिंग ये कहलाएगा। इसके अलावा नेबरिंग सेल सिग्नलिंग कहलाएगा, क्योंकि पड़ोस में जो सेल प्रेजेंट है वहीं पर ये क्या करेगी? एक्ट करेगी। ये मॉलिक्यूल्स जाके टारगेट, इसकी जो टारगेट सेल है वो नेबर में ही प्रेजेंट होगी, राइट। और क्या यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि एक और यहाँ से पॉइंट हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स जो लाइगेंड जो सिक्रीट हो रहे हैं, वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर यही हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग से बात करें, तो जो हॉर्मोन्स उनको पूरा फ्लो होके उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाना है, तो हमें मॉलिक्यूल ज्यादा लगेंगे ना। तो एंडोक्राइन कि जब हम बात करते हैं सिग्नलिंग की, तो वहां पर जो सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स होते हैं, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या होगा? मींस जितना जरूरी है टारगेट सेल पे पहुंचने के लिए, उसके कंपैरेटिवली ज्यादा हमें कंसंट्रेशन लगता है इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग। लेकिन
अगर हम पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर लाइगेंड मॉलिक्यूल्स हमें कम कंसंट्रेशन में ही लगते हैं, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर बात हो रही है और ये लोकली एक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, इसके और क्या क्या नाम है, आपको क्या दिख सकता है क्वेश्चन में? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, डायरेक्ट सिग्नलिंग है ये। इसके लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है सेल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो है सेल जो है can be it juxtacrine signaling can be cell to cell contact और cell to matrix interaction, दोनों तरीके से juxtacrine signaling चल सकती है। जो रिसेप्टर हैं और लाइगेंड है ये मेनली क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होते हैं। मींस एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, ये इसकी मेम्ब्रेन, ये इसकी मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो लाइगेंड है, अगर इसको हम लाइगेंड बना रहे हैं तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है और इसका रिसेप्टर भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है। मींस बोथ रिसेप्टर एंड लाइगेंड आर मेनली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। मींस ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं। इसी टाइप की फिजिकल कांटेक्ट को, और यहाँ जो सिग्नलिंग चल रही है इसे हम फिजिकल कांटेक्ट सिग्नलिंग या फिर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, जो आप डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिग्नलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जैसा हमने देखा कि एंडोक्राइनोलॉजी में जब भी किसी हार्मोन को अपने टारगेट सेल के ऊपर जाकर एक्ट करना है तो उसको बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है, तो वो ब्लड के थ्रू फ्लो होकर जाएगा। तो उस टाइप की वो पूरा के पूरा जो सिग्नलिंग है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहलाएगा, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इंसुलिन हार्मोन भी आपको पता है, जैसे कि जब भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा then it will be converted into the simplest form of the sugar, that is the glucose। अब ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से बॉडी की हर एक सेल तक उस ग्लूकोज को पहुंचाना है, राइट। और जब भी ब्लड से निकलकर सेल में जाना होगा ग्लूकोज को, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन को हर एक पार्ट तक भेजने के लिए उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का ही टाइप में आ जाता है इंसुलिन हार्मोन भी, राइट। सिनेप्टिक सिग्नलिंग की जैसे हमने बात की है कि सिमिलर होता है ये पैराक्राइन सिग्नलिंग के, बट देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम कह देते हैं साइनेप्स। और साइनेप्स किसके बीच में होता है? बिटवीन द सेल ओरिजिनेटिंग एंड सेल रिसीविंग द सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं ना, परफॉर्म बाय द न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट द सिग्नल इलेक्ट्रिकली अलोंग देयर एक्सोन्स एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एट दी साइनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाना है साइनेप्स पर, वहां जो सिग्नलिंग चल रही होगी दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक सिग्नलिंग। ओके, तो हमने जितनी टाइप की अभी सिग्नलिंग कंप्लीट करी है, जितने टाइप की हमने सिग्नलिंग पढ़ी है, उससे रिलेटेड एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वैसे इसका सीधा सा आंसर है, अगर जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है उससे, टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। लिखा है सम टी लिम्फोसाइट्स respond to antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that causes the T cell proliferation। T cell proliferation की बात हो रही है। T cell proliferate करके क्या करेगी? thereby increasing the responsive T lymphocyte resulting in the amplification, क्या कर रही है? amplification कर रही है of the immune response। immune response को amplify करना है तो T lymphocyte का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा जो है यहाँ पे जो सिग्नलिंग चल रही है किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस देखें तो इन ऑप्शंस में आपको एंडोक्राइन सिग्नलिंग दिख रहा है, यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग नहीं चलेगा। साइक्लिक सिग्नलिंग, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो सकता है। ओके, ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि जैसे कैंसर सेल्स हो गए, या फिर हम टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो कौन सी सिग्नलिंग में आ जाता है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। मींस टी लिम्फोसाइट को खुद का नंबर इंक्रीज करना है तो वहां पे कौन सी सिग्नलिंग के थ्रू वो करेगी? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू करेगी। ओके, so now the types of signaling is completed। coming to the types of receptor, जैसे हमने अभी बात की थी ligand molecules की, कि ligand molecules हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। ओके, हमने अभी देखा था कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चूंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो वो उसे क्रॉस करने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स को। लेकिन हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स जो होते हैं उसके लिए उसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन
रिसेप्टर चाहिए होंगे। मीन्स क्या हुआ कि उसके जो रिसेप्टर्स है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हम रिसेप्टर को क्लासिफाई करते हैं। तो रिसेप्टर जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, सेल सरफेस रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। दूसरा, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, सेल सरफेस रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे हमेशा। ओके, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे टारगेट सेल सरफेस के ऊपर। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे और दे बिकम एक्टिवेटेड और जनरेट करेंगे इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स को। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, चाहे एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, वो जाएंगे कहाँ पर, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स को, मींस इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। द नेक्स्ट इज इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की हम बात करें तो रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं वो टारगेट सेल के अंदर भी हो सकते हैं, राइट। कहाँ पे होंगे, टारगेट सेल के अंदर ही होंगे। सिग्नल मॉलिक्यूल हैज टू एंटर द सेल टू बाइंड टू देम। मींस देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हाइड्रोफोबिक अगर मॉलिक्यूल है, राइट, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड है, तो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड ब्लड में इजीली क्या नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो हाइड्रोफोबिक हो और उसे ब्लड में क्या करना हो, सॉल्युबल फॉर्म में लेके आना, सॉल्युबल मींस उसको ब्लड में फ्लो में लेके आना है, तो उसके साथ में कुछ दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड होना पड़ेगा जो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि सिग्नल मॉलिक्यूल हैज टू एंटर द सेल, सेल के अंदर एंटर होना पड़ेगा, उसके बाद बाइंड करना पड़ेगा। द सिग्नल मॉलिक्यूल बी सफिशिएंटली स्मॉल, क्या होना चाहिए, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसे स्मॉल होना जरूरी है। एंड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक अगर होगा तो वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर कर जाएगा। और दूसरा, अगर बाहर कहीं पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में अगर वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो उसे किसी प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होना पड़ेगा। और जब भी वो पर्टिकुलर लाइगेंड जब रिसेप्टर पे ऐड होने के लिए जाएगा, बाइंड होने के लिए जाएगा, तो वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा। ओके, मीन्स जो लाइगेंड है वो बाइंड कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पर भी। ओके, मीन्स जो बाइंडिंग है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल की वो सेल सरफेस रिसेप्टर पर भी हो सकती है। मीन्स सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उन रिसेप्टर्स पर भी हो सकता है। और जो रिसेप्टर्स है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होने के साथ में न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है कि उसके जो रिसेप्टर्स है प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है तो उसके जो रिसेप्टर है वो साइटोसोल या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर लाइगेंड हाइड्रोफोबिक है तो रिसेप्टर भी हाइड्रोफोबिक हो। ओके, तो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड के जो रिसेप्टर होते हैं चूंकि साइटोसोल और न्यूक्लियस में होगा, ओके, किसी मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड नहीं है, तो हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर के लिए, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स को हम कह देते हैं, ये कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। ऐसा रिसेप्टर जो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे फिर से रिपीट किए हैं कि मोस्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, अनेबल होते हैं टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, और ये सेल सरफेस रिसेप्टर पर दे बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, एंड मींस यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है उसके रेफरेंस में बात की हुई है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ये वाला पॉइंट लिखा है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे। एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ से कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड फॉर्म में होंगे। मीन्स अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे मैं आपको बना के बताऊं, ओके, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो इसमें क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। ओके, ये रिसेप्टर इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम जीपीसीआर वगैरह की बात करते हैं तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इंटीग्रल
मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ओके, तो यहाँ से इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो हैं स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से डिफ्यूज कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बाइंड करेंगे रिसेप्टर प्रोटीन्स पर इनसाइड द टारगेट सेल। जो भी टारगेट सेल होगी उसके अंदर जाकर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो अंदर जाकर ये बाइंड करेगा सेल के अंदर। तो ये आइदर क्या हो सकते हैं, साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पोअरली सॉल्युबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। ये जो बात मैं आपको बता रही थी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब चूंकि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, सेल के अंदर इनके रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल्स है ये कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। तो हाइड्रोफोबिक होने के कारण अगर इनको ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होना है एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ट्रांसपोर्ट होना है, तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। बिना कैरियर प्रोटीन की ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, फ्रॉम विच दे डिसोसिएट बिफोर एंटरिंग द टारगेट सेल। तो क्या होगा, अगर कहीं पे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, तो वो किसके साथ में प्रेजेंट होगा, कैरियर। ये हाइड्रोफोबिक मैंने यहाँ पे बना दिया हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, और ये कैरियर प्रोटीन के साथ में अटैच है, इसके बिना ये क्या नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अब इस लाइगेंड को जाना है टारगेट सेल के अंदर की तरफ, राइट। तो इसको पहले क्या होना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा कैरियर प्रोटीन से, तो वही लिखा है फ्रॉम विच दे डिसोसिएट बिफोर एंटरिंग द टारगेट सेल। नेक्स्ट, they are transported through the bloodstream and other extracellular fluids while attached to the carrier protein and the dissociates from this protein before entering the target cell. Next point, next topic, cell surface receptor के बारे में ही point लिखा हुआ है कि cell surface receptor के अगर हम structure की बात करें तो cell surface receptor जो होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर की हम बात करेंगे। ऐसे रिसेप्टर जो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसमें कौन कौन से पोर्शंस आपको मिलेंगे, टोपोलॉजिकल कौन कौन से डोमेन्स मिलेंगे। तो आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन जहां पर आके लाइगेंड बाइंड करता है, दूसरा आपको मिलेगा हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मींस ये जो पोर्शन है, मींस ये जो रिसेप्टर है ये है जरूर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हाइड्रोफिलिक लाइगेंड मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा होता है, तो ये जो पोर्शन होता है ये अगेन हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को। और द थर्ड पोर्शन इज द इंट्रासेल्युलर डोमेन, जो कहाँ होगा, साइटोसोल रीजन की तरफ होगा, राइट। तो इसको आपको तीन टोपोलॉजिकल डोमेन्स याद रखना है। एक्स्ट्रा सेल्युलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जिसपे जाकर क्या ऐड होता है, लाइगेंड जाके ऐड होता है, ये आपका कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वाले पोर्शन की तरफ होता है। दूसरा हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन कहेंगे। एंड द थर्ड इज एन इंट्रासेल्युलर डोमेन, जो क्या होता है, साइटोसोल की तरफ होता है और जो आगे सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसी की बात अभी हमने की है कि जब भी कोई रिसेप्टर के पास में लाइगेंड आएगा, ओके, तो ये होगा इसका एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन जहां पे लाइगेंड बाइंड करता है। इसके अलावा यहाँ वाला जो पोर्शन होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, जो हाइड्रोफोबिक नेचर का ही होगा, और जो इनर वाला सेगमेंट है, डोमेन है, उसे हम इंट्रासेल्युलर डोमेन कहेंगे, जो आपका साइटोसोल की तरफ होगा, राइट। जब भी कोई लाइगेंड आता है तो जो रिसेप्टर है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होंगे, एंड देन यहाँ पे ये आगे सिग्नल को ट्रांसडक्शन करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। नाउ कमिंग टू दी थ्री जनरल कैटेगरीज ऑफ दी सेल सरफेस रिसेप्टर्स, अगर हम बात करें तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स के आपके पास तीन कैटेगरीज मिलती है, ओके। तीन कैटेगरीज में सेल सरफेस रिसेप्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज ion channel linked receptor, the another is G protein linked receptor, and the third is the enzyme linked receptor. अगर ion channel linked receptor की हम बात करें तो ऐसे रिसेप्टर्स जो किसके साथ में लिंकिंग है, उनकी आयन चैनल्स के साथ में लिंकिंग है, मींस आयंस आएंगे तब जाके वो रिसेप्टर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। दूसरा जो टाइप है इट इज जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, मींस वो रिसेप्टर किसके साथ में काम करेगा, जी प्रोटीन के साथ में काम करेगा। एंड द थर्ड टाइप इज एंजाइम लिंक रिसेप्टर, मींस जो रिसेप्टर है वो एंजाइम एक्टिविटी के साथ काम करेगा, जैसे हम आरटीके सिग्नलिंग की बात करते हैं।
ओके, डिटेल में हम एक एक को पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम जीपीसीआर को स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम इन तीनों को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। ओके, ये रिसेप्टर अभी कैसा था, क्लोज था। इंटीग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए होगा, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। ओके, आया, लेकिन ये ओपन तब भी क्या नहीं हुआ, यहाँ पे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, लेकिन ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, मीन्स ये ओपन नहीं हुआ। ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसा है, आयन लिंक्ड है। मीन्स जब तक कि आयंस यहाँ पर क्या नहीं होंगे, आकर जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है वो काम नहीं करेगा। मीन्स सबसे पहले आयंस आएंगे और आयंस आके इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, एंड देन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ेगा या जुड़ा हुआ अगर होगा तो ये आगे जाके अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा, राइट। तो दिस टाइप ऑफ चैनल्स आर नॉन, दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर नॉन एज आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर, मींस आयन चैनल के साथ में कपल्ड होते हैं इस टाइप के रिसेप्टर। The next and the most important type of receptor is G protein coupled receptor. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो जी प्रोटीन, ओके, रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ में काम करते हैं। जी प्रोटीन की भी पूरी डिटेल हमें पढ़ना होती है, ओके, और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की भी सारी इंफॉर्मेशन हमें समझना है। तो जी प्रोटीन क्या होता है, तो जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, मीन्स ऐसे जी प्रोटीन मेनली जो जीपीसीआर के साथ में काम करते हैं वो ट्राइमेरिक नेचर के होते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 यूनिट से मिलके ये बना होता है। क्या जी प्रोटीन ट्राइमेरिक ही होते हैं, नहीं, जी प्रोटीन जो होते हैं मोनोमेरिक भी होते हैं। ओके, लेकिन जीपीसीआर में जो जी प्रोटीन होता है वो ट्राइमेरिक होता है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से मिलके बना होता है। मीन्स जब भी कोई लाइगेंड आएगा तो ये जो रिसेप्टर है अपना सिग्नल ही जी प्रोटीन को देता है, इसीलिए इस टाइप के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड रिसेप्टर, मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मैक्सिमम जो सिग्नलिंग होती है वो जी प्रोटीन के थ्रू ही चलती है, मैक्सिमम सिग्नलिंग जीपीसीआर के थ्रू ही चलती है, इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। नेक्स्ट, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर मींस जब कोई लाइगेंड आएगा रिसेप्टर के ऊपर तो उसका जो इंटरनल डोमेन था, राइट, जो इंटरनल साइड वाला डोमेन है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, मींस एज अ एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो करता है। दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर नॉन एज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इन्हें भी हमें बहुत सारी टाइप की सिग्नलिंग में हमें पढ़ना होता है, आरटीके, एसएमएपी के पाथवे, ये सारे के सारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राइमरी मैसेंजर्स वो मैसेंजर्स जो पहला सिग्नल लेके आएंगे सेल के अंदर, और सेकेंडरी मैसेंजर्स वो जो आगे सिग्नल को लेकर जाएंगे, राइट, आगे मैसेज को कैरी ऑन करेंगे। तो प्राइमरी मैसेंजर्स जो होंगे, प्राइमरी मैसेंजर्स आपका जो भी पहला मैसेज कैरी करके लेके आएगा। अब बात होती है सेकेंडरी मैसेंजर, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो जूलॉजी का जो एग्जाम हुआ था 2022 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से इसमें से सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम सेकेंडरी मैसेंजर्स को याद करें तो इन चार को तो आपको हमेशा याद रखना ही है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डैग मॉलिक्यूल, डाई असाइल ग्लिसरॉल। जैसे हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल पढ़ते हैं ना, उसमें आपके क्या होते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर 3 असाइल मॉलिक्यूल्स मींस फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। डाई असाइल ग्लिसरॉल में आपके 2 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ग्लिसरॉल आपका 3 कार्बन का कंपोनेंट होता है, राइट, कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर आपके फैटी एसिड जो जुड़े होंगे, यहाँ पे 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ओके, तो जैसे हम डाई असाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि डाई असाइल ग्लिसरॉल खुद कैसा होगा, फैटी एसिड नेचर का होता है। और इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है उनका नेचर क्या है। तो आपको इस तरीके से ध्यान होना चाहिए कि डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, लिपिड सॉल्युबल होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज कर सकता है, राइट। साइक्लिक एमपी, और हमने 4 जो देख लिए, इसके अलावा कैल्शियम आयन जो होता है वो कैसा होता है, वो भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये कैल्शियम आयन लिखा है यहाँ पर। ओके, अगर हम बात करें साइक्लिक एमपी और कैल्शियम आयन का, तो ये कैसे होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये डिफ्यूज कर जाते हैं साइटोसोल के अंदर। जबकि जो डैग मॉलिक्यूल होता है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और ये डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, हम जब IP3 डैग सिग्नलिंग कवर करेंगे तब इसको फिर से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको
स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं और उनकी एक एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इसके बाद हम इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि अगर हम यहाँ से सिर्फ सेकेंडरी मैसेंजर में इतना भी थोड़ा सा कंप्लीट कर ले तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मीन्स इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, ओके, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना हो। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लिक एएमपी की बात हो रही है, तो साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। साइक्लिक एएमपी लिखा है, मींस इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये नेचर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का है, साइक्लिक फॉर्म है इसका। तो साइक्लिक फॉर्म में जो कि 3 प्राइम मीन्स थर्ड वाला जो कार्बन है और फिफ्थ वाला जो कार्बन है, फिफ्थ पर जो फॉस्फेट अटैच है, वो किसके साथ में बॉन्डिंग बना ले रहा है, जो थर्ड वाले कार्बन पर OH होता है उसके साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। ये जो बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, राइट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये 3'5' साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। इसका क्या काम होता है, तो साइक्लिक एएमपी जो है वो आगे जाके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है। सिग्नलिंग में छोटे छोटे से पोर्शंस हैं, जो अभी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इनको इन डिटेल हम कंप्लीट करेंगे। तो साइक्लिक एएमपी का क्या काम हो गया, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट, जैसे साइक्लिक एएमपी था वैसे साइक्लिक जीएमपी होगा। तो साइक्लिक जीएमपी का काम क्या होता है, जिस तरीके से साइक्लिक एएमपी पीके ए को एक्टिवेट कर रहा था वैसे ही साइक्लिक जीएमपी पीके जी को एक्टिवेट करेगा। बहुत सिंपल है, इनको याद रखना। उधर साइक्लिक एएमपी था तो ये एक्टिवेट करता है पीके को, प्रोटीन काइनेज ए को। इस साइड में हम बात कर रहे हैं साइक्लिक जीएमपी, तो साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज जी को, राइट। और क्या काम है इसका, तो ये आगे जाके केटायन चैनल्स को क्या करता है, ओपन करता है रोड सेल्स। बाकी जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जैसे डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इसी की हम बात कर रहे थे अभी। डाईएसाइल ग्लिसरॉल में 3 कार्बन और उसके साथ में 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स अटैच है। तो जब हम डाईएसाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो इसका काम क्या है, ये प्रोटीन काइनेज सी को जाके एक्टिवेट करता है। और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में अगर हम बात करें तो ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ओपन करता है कैल्शियम आयन चैनल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, जब कैल्शियम आयंस को बाहर निकालना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम आयंस का, तो वहां से जब किसी सिग्नलिंग के लिए कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो जो रिलीज है वहां पे कौन हेल्प करेगा, IP3। तो IP3 का काम, और इन सभी के काम आपको याद रखना है, इन सभी के ये आगे जाके क्या क्या इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे इसी से पूछा गया सेकेंडरी मैसेंजर से, द सेकेंडरी मैसेंजर विच ओपन्स कैल्शियम आयन पोर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी। तो कौन सा ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर है, अभी हमने देखा है इट इज अ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गया, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब चूंकि अगर आप इनोसिटोल याद रखते हो तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये वाला है या ये वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट या फिर फॉस्फोइनोसिटोल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये जब टूटता है तो ये किस किस दो चीज में टूटता है, तो आपको याद रखना है PIP2 जो होता है वो IP3 और डैक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट जब भी टूटता है तो IP3 और डैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली बात है कौन सा हो जाएगा, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है उसका काम होता है कि वो कैल्शियम आयन चैनल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर दे, राइट। इसके बाद में न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की हम बात करेंगे। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में हमें क्या देखना है, जब हम न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात कर रहे हैं या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां पे क्या क्या दो तरीके से चीजें हो सकती है। मीन्स टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की हम बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 आपको दो टाइप देखने के लिए मिलेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर टाइप 1 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। और ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिसके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, तो इट इज अ स्टेरॉइड रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, रिसेप्टर जो है सबसे पहले एज अ होमोडाइमर बाइंड करते हैं, इसका पूरा डिटेल हमें न्यूक्लियर रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ना रहता है, तो इसे अभी थोड़ा सा हम स्किप करेंगे। ओके, हमें यहाँ पर क्या समझना है, न्यूक्लियर रिसेप्टर से रिलेटेड क्या देखेंगे आप,
कि ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या क्या दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर वो मॉलिक्यूल आए और वो मॉलिक्यूल कहाँ पे चला जाए, न्यूक्लियस के अंदर चला जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब साइटोसोल में हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे, तो साइटोसोल में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इन रिसेप्टर्स की बात हो रही है। जैसे अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलर लाइगेंड आ रहा है, इसका रिसेप्टर जो है साइटोसोल में प्रेजेंट है। अब साइटोसोल में जब ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जब लाइगेंड आएगा तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस, राइट। दूसरा, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पर आते हैं आपके हीट शॉक प्रोटीन। इसके इस पर्टिकुलर चीज से भी रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब साइटोसोल में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स के लिए, तो वहां पर ये जो रिसेप्टर्स हैं वो किसके साथ में बाइंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इनएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। तो इससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, राइट। तो जब भी कोई लाइगेंड आएगा हाइड्रोफोबिक लाइगेंड, जैसे अगर हम स्टेरॉइड में बात कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अंदर आया, लाइगेंड आया और इसके रिसेप्टर पे ये बाइंड किया और इसने हीट शॉक प्रोटीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। और रिसेप्टर हमेशा यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइमर की बात कर रहे हैं, मीन्स ये किस फॉर्म में एंटर करेगा, डाइमर के फॉर्म में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में ये डीएनए के साथ में जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा और आगे ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, तो अभी हम इतना कंप्लीट करते हैं, राइट। आगे जो है हमें पूरा की पूरा जीपीसीआर के बारे में पढ़ना है, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ना रहेगी और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स जो है उसके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ना रहेगा। जी प्रोटीन से रिलेटेड आपका रिसेप्टर कैसा होता है, रिसेप्टर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहा जाता है। इसका एन टर्मिनल किधर है, सी टर्मिनल किधर है, राइट। और इसके अलावा जी प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो जी प्रोटीन कैसा होता है, अल्फा बीटा गामा 3 यूनिट्स होती है, अल्फा जो होता है उसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे फ्रॉम दी जीपीसीआर। ओके, सो थैंक यू सो मच।